बहन के कमरे में आधी रात डीजे संचालक दोस्त को देखकर आपा खो बैठे युवक और उसके पिता ने लाठियों से पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। जंगल में मरणासन हालत में मिले युवक की पहचान गांव सरथल के अवनीत कुमार के रूप में हुई है। ये वारदात संभल जिले के बिलारी थाना के गांव खेड़ा की है। पुलिस ने मुख्य आरोपी खेमपाल को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि जब खेड़ा गांव में आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी गई तो वहां चारपाई पर लेटी युवती दर्द की वजह से करा रही थी। पूछताछ की गई तो उसने बताया कि रात में डीजे संचालक अवनीत कुमार मिलने आया था। परिवार वालों ने दोनों को एक साथ आपत्तिजनक हालत में देखकर बेरी में सी पिटाई की। बाद में अवनीत कुमार को घर वाले जंगल में फेंक आए। मंगलवार को गांव सरथल निवासी मृतक के पिता मक्खन सिंह ने बिलारी कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसमें कहा गया कि उसका बेटा अवनीत कुमार पड़ोस में ही संभल जिले के बनिया ठेर थाने के गांव खेड़ा निवासी खेमपाल के साथ साजे में डीजे बजाने का काम करता था। शाम को खेमपाल अवनीत को अपने साथ ले गया, लेकिन रात को वापस नहीं लौटा। सुबह पता चला कि उसकी हत्या हो गई है। अब पुलिस अलग अलग पहलुओं पर जांच कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई, जिनमें भारत चीन सीमा पर स्थिति, कोविड-19 महामारी और WHO में सुधार की जरूरत जैसे मुद्दे शामिल रहे। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगली G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका आने का निमंत्रण भी दिया है। टेलीफोन पर हुई बातचीत में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को G7 समूह की अध्यक्षता के बारे में जानकारी दी और समूह का दायरा बढ़ाने की इच्छा से अवगत कराया, ताकि भारत सहित महत्वपूर्ण देशों को इसमें शामिल किया जा सके। साथ ही अगली G7 शिखर बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका आने का निमंत्रण भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप के रचनात्मक और दूरदर्शी रुख की सराहना करते हुए कहा कि कोविड-19 के बाद दुनिया की बदली हकीकत के मद्देनजर इस तरह का विस्तारित मंच जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि भारत को अमेरिका और अन्य देशों के साथ मिलकर प्रस्तावित शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए काम करके खुशी होगी। प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में चल रही आंतरिक अशांति पर चिंता जाहिर की और स्थिति के जल्द सामान्य होने की उम्मीद जताई। दोनों नेताओं ने कोविड-19 की स्थिति, भारत चीन सीमा पर स्थिति और विश्व स्वास्थ्य संगठन में सुधार की जरूरत जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की। राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी साल फरवरी में हुए अपने भारत दौरे को याद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनका भारत दौरा कई मायनों में ऐतिहासिक और यादगार रहा है और इससे द्विपक्षीय संबंधों में नए आयाम जुड़े। वार्ता के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ सार्थक चर्चा हुई। इसमें G7 की अमेरिकी अध्यक्षता के लिए राष्ट्रपति ट्रंप की योजना, कोविड-19 महामारी और कई अन्य मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अमेरिका चर्चाओं की मजबूती और गहराई कोविड के बाद की वैश्विक संरचना में एक महत्वपूर्ण स्तंभ होगी। फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमित एक और महिला पार्षद की मौत हो गई। 30 मई को उसकी कोरोना जांच कराई गई थी, जिसकी रिपोर्ट मंगलवार को पॉजिटिव आई थी। बुधवार सुबह आइसोलेशन वार्ड में उसकी मौत हो गई। फिरोजाबाद में कोरोना संक्रमण से यह 14वीं मौत है। इससे पूर्व 30 मई को वार्ड नंबर 2 की महिला पार्षद की भी कोरोना संक्रमण के चलते मौत हो गई थी। नगर निगम की 65 वर्षीय महिला पार्षद को 12 मई को बुखार आ गया था। पहले तो उन्होंने खुद दवाई ले ली, बाद में एक प्राइवेट डॉक्टर को दिखाया। स्वास्थ्य में सुधार न होने पर परिजनों ने 21 मई को उन्हें एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया। डॉक्टर ने महिला पार्षद को कोरोना के लक्षण को देखते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। 24 मई को महिला पार्षद की कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन स्वास्थ्य में सुधार न होने के कारण परिजन उसे आगरा ले गए। डॉक्टर ने उसमें कोरोना संक्रमण का लक्षण देखकर कोरोना की निजी लैब पर जांच कराने को कहा। लैब से जांच कराई गई तो उसमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो गई। गंभीर हालत होने पर महिला पार्षद को वेंटिलेटर पर रखा गया, जहां शनिवार को सुबह उसकी मौत हो गई थी। अम्फान तूफान के बाद अब एक और तूफान निसर्ग चक्रवाती तूफान में बदल गया है और ये गुजरात और महाराष्ट्र तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
चक्रवाती तूफान निसर्ग ने अपना रुख मुंबई की तरफ कर लिया है और अब ये तेजी से बढ़ा चला आ रहा है। भीषण चक्रवाती तूफान के महाराष्ट्र के तट से आज टकराने की आशंका है। राज्य के तटीय जिलों में तेज हवाएं 100 से 110 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलने और फिर इसके और भी उग्र रूप लेकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की आशंका है। ऐसे में अब इसका असर महाराष्ट्र के कई जिलों में दिखना शुरू हो गया है। मुंबई, पालघर, अलीबाग और ठाणे में देर रात से बारिश शुरू हो गई है। बड़े पैमाने पर तबाही की आशंका को देखते हुए सरकार और प्रशासन की तरफ से तैयारियों को बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र, गुजरात, केंद्र शासित दमन दीव, दादरा और नागर हवेली में लोगों की सुरक्षा के लिए तगड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के रायगढ़ और पालघर में पड़ने वाले न्यूक्लियर और केमिकल संयंत्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तूफान के मद्देनजर मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने की सलाह दी गई है। कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की दूसरी बैठक की कल अध्यक्षता की। बैठक में चक्रवाती तूफान निसर्ग से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र सरकार की एजेंसियों की तैयारियों की समीक्षा की गई। कैबिनेट सचिव ने निर्देश दिया कि तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया पूरी करने और समुद्र से मछुआरों की वापसी सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं कि कोविड-19 रोगियों के लिए आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं में कोई बाधा उत्पन्न न हो। एजेंसियों को बिजली, दूरसंचार, परमाणु, रासायनिक, उड्डयन और जहाजरानी संबंधी बुनियादी ढांचे के लिए आकस्मिक योजनाएं बनाने के निर्देश दिए गए। स्थिति से निपटने की तैयारियों के उपायों के बारे में राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों को जानकारी दी गई। अधिकारियों के मुताबिक आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। तूफान की आशंका वाले क्षेत्रों के निवासियों को चेतावनी देने के लिए एसएमएस भेजे जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित निकालने की प्रक्रिया भी जारी है। चक्रवाती तूफान निसर्ग के मद्देनजर किसी भी तरह की मानवीय सहायता और आपदा राहत के लिए नौसेना को सतर्क किया गया है। एनडीआरएफ ने इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 40 टीमों को तैनात किया है और अतिरिक्त टीमों को भी हवाई मार्ग से वहां पहुंचाया गया। नौसेना की टीम किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। नौसेना के पश्चिमी कमान ने अत्यधिक बारिश की स्थिति में बचाव और बाढ़ राहत के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लिए हैं। सेना और नौसेना के राहत और बचाव दलों को भी तैयार रखा गया है। तूफान से महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, दादरा और नागर हवेली के तटीय जिलों के प्रभावित होने की आशंका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पूरी घटना पर नजर बनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, दमन दीव, दादरा और नागर हवेली के प्रशासक प्रफुल्ल के पटेल से चक्रवाती तूफान निसर्ग की स्थिति के बारे में चर्चा की। उन्होंने केंद्र की तरफ से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। इसके पहले कल गृहमंत्री अमित शाह ने भी इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बात कर हर मुमकिन मदद का भरोसा दिलाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल CII के सालाना सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए जो फैसले तुरंत लिए जाने जरूरी हैं, सरकार वो तमाम कदम उठा रही है। इसके अलावा कई फैसले ऐसे भी लिए जा रहे हैं जिनका सकारात्मक असर लंबी अवधि में दिखाई देगा। CII की स्थापना के 125 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना ने हमारी रफ्तार जितनी भी धीमी की हो, लेकिन आज देश की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भारत लॉकडाउन को पीछे छोड़कर अनलॉक फेज 1 में प्रवेश कर चुका है। अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा खुल गया है और 8 जून के बाद आर्थिक गतिविधियों के संचालन को और विस्तार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उद्योग संगठन भारतीय उद्योग परिसंघ के सालाना सत्र के उद्घाटन के मौके पर ये बात कही। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग में एक तरफ देशवासियों का जीवन बचाना है तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है, गति देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को दोबारा हासिल करने की शुरुआत हो गई है। Yes, we will definitely get our growth back. आप लोगों में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि संकट की इस घड़ी में मैं इतने कॉन्फिडेंस से ये कैसे बोल सकता हूं। मेरे इस कॉन्फिडेंस के कई कारण हैं। मुझे भारत की कैपेबिलिटीज और क्राइसिस मैनेजमेंट पर
बहुत भरोसा है। मुझे भारत के टैलेंट और टेक्नोलॉजी पर भरोसा है। मुझे भारत के इनोवेशन और इंटेलेक्ट पर भरोसा है। मुझे भारत के फार्मर्स, एसएमईज, एंटरप्रेन्योर्स पर भरोसा है और मुझे भरोसा है इंडस्ट्री के लीडर्स पर, आप सभी पर। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में विकास की रफ्तार को बढ़ाने और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए 5 चीजें बहुत जरूरी हैं। इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन। हाल में जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं उसमें भी आपको इन सभी की झलक मिल जाएगी। इन फैसलों के साथ हमने तमाम सेक्टर्स को फ्यूचर रेडी किया है। इसी वजह से आज भारत एक नए ग्रोथ ओरिएंटेड फ्यूचर की दिशा में बड़ी उड़ान के लिए तैयार है। साथियों, हमारे लिए रिफॉर्म्स ये कोई रैंडम या स्कैटर्ड डिसीजन नहीं रहे हैं। हमारे लिए रिफॉर्म्स सिस्टमैटिक, प्लान, इंटीग्रेटेड, इंटरकनेक्टेड और फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज पूरे विश्व में भारत के प्रति जो भरोसा कायम हुआ है उसका उद्योग जगत को फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत के कारोबारी अगर 2 कदम आगे बढ़ेंगे तो सरकार 4 कदम आगे बढ़कर उनका साथ देगी। प्रधानमंत्री के तौर पर मैं आपको भरोसा दे रहा हूं कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। भारतीय उद्योग जगत के लिए ये राइज टू द ओकेजन की तरह है। ट्रस्ट मी, गेटिंग ग्रोथ बैक इतना मुश्किल भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि अब आपके पास, इंडियन इंडस्ट्रीज के पास एक क्लियर पाथ है। आत्मनिर्भर भारत का रास्ता, सेल्फ रिलायंट इंडिया का पाथ। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि हम और ज्यादा स्ट्रांग होकर दुनिया को एम्ब्रेस करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में ऐसे उत्पाद तैयार करने की जरूरत है जो भारत में निर्मित हों, वैश्विक जरूरतों को पूरा करें। उन्होंने कहा कि देश का आयात कम करने और इससे जुड़े लक्ष्य तय करने के लिए सभी क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ानी होगी और प्राथमिकता तय करनी होगी। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने प्रदेश में 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी। यह राज्य सरकार के लिए बड़ा झटका है। यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक माथुर की एकल सदस्यीय पीठ ने दर्जनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करके पारित किया। न्यायालय ने 1 जून को अपना आदेश सुरक्षित किया था, जिसे आज सुनाया। अपने आदेश में न्यायालय ने 8 मई को जारी उस नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी जिसके अंतर्गत उत्तर कुंजी को जारी किया गया था। इसके साथ ही न्यायालय ने उक्त नोटिफिकेशन के अनुवर्ती सभी प्रक्रियाओं पर रोक लगाने का भी आदेश पारित किया है। न्यायालय ने याचिकाओं को विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों का 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। आपत्तियों को सरकार यूजीसी को प्रेषित करेगी और यूजीसी आपत्तियों का निस्तारण करेगी। अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता राघवेंद्र सिंह, अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा था। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है
कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। फिरोजाबाद के नगर शिकोहाबाद में कोरोना संक्रमण में इजाफा हो रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए अब नगरपालिका ने कोरोना को नगर से भगाने के प्रयास तेज कर दिए हैं। आज कई वार्डों में सैनिटाइज का छिड़काव किया गया। इस समय नगरपालिका की पूरी टीम साफ सफाई और सैनिटाइज करने में जुटी हुई है। आज शिकोहाबाद में पहले शुरू से ही मोहल्ला गड़ैया, रुकनपुर, मैनपुरी रोड, यूनियन बैंक, कई बैंकों में छिड़काव कराया गया। सब्जी मंडी, मोहल्ला मिसाना, खतराना, डाकखाना वाली गली, कई मोहल्लों में छिड़काव कराया गया है। और दूसरी एक मशीन हमारी जो चलाई जा रही है वो आवास विकास से लेकर रुकनपुरे की साइड में मैनपुरी रोड चौराहे तक बाईपास सारे उसमें चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में फिलहाल 8,870 लोगों में कोविड-19 की पुष्टि हो चुकी है। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि 5,257 लोग इलाज के बाद ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। यूपी में फिलहाल 3,383 लोगों को कोरोना का अलग अलग अस्पतालों में इलाज जारी है। प्रमुख स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से अब तक 230 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी को या खुद में या किसी अन्य व्यक्ति में कोरोना वायरस संक्रमण के लक्षण नज़र आएँ तो वह तुरंत इसकी सूचना प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को दें, क्योंकि जिन मामलों में संक्रमण को छुपाया गया या देर से बताया गया वहां उनके स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें ज़्यादा आई हैं। उन्होंने कहा कि लोग बगैर संकोच के अस्पताल पहुंचें। सरकार की तरफ से जांच और इलाज की मुफ्त व्यवस्था की गई है। प्रदेश में कल 9,322 सैंपल की टेस्टिंग की गई और अब तक प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा टेस्ट संपन्न किए जा चुके हैं। जो कुल आंकड़ा है टेस्टिंग का अभी तक वो 3,08,398। आइसोलेशन वार्ड्स में इस समय 3,448 लोगों को रखकर उनकी चिकित्सा की जा रही है, जो विभिन्न चिकित्सालयों में अथवा चिकित्सा महाविद्यालयों में हैं और इनका इलाज चल रहा है। फैसिलिटी क्वारंटाइन में इस समय 8,031 लोग हैं जिनके सैंपल लेकर उनकी जांच की जा रही है। जो लोग आइसोलेशन वार्ड्स में भर्ती हैं उनमें से 68 लोगों को 68 को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जा रहा है और 4 लोग इस समय वेंटिलेटर पर हैं, 4 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। टेस्टिंग में पूल सैंपलिंग का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं और कल 798 5-5 सैंपल के पूल लगाए गए और 95 10-10 सैंपल के पूल लगाए गए। आरोग्य सेतु ऐप का उपयोग प्रदेश सरकार लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में अलर्ट करने के लिए लगातार इस्तेमाल कर रही है। जो भी अलर्ट जनरेट होते हैं इस ऐप से उसकी सूचना हमारे पास आती है और हम लोगों को फ़ोन करके अपने स्टेट के हेडक्वार्टर से उनका हालचाल पूछते हैं। अब तक 54,397 लोगों को
हमारे स्टेट के हेडक्वार्टर से जिन्हें भी ऐप से अलर्ट्स जनरेट हुई हैं उनको फ़ोन किया जा चुका है। इसमें से 64 लोग संक्रमित होने के पश्चात पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। 137 लोग अभी संक्रमित हैं और विभिन्न अस्पतालों में चिकित्सा करवा रहे हैं और 2083 लोगों ने बताया है कि वो इस समय क्वारंटाइन में हैं। आपके माध्यम से मैं ये लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर आप में किसी प्रकार के लक्षण आते हैं, वैसे हमारी टीमें घर घर जाकर जांच पड़ताल भी करती हैं और जो प्रवासी कामगार आ रहे हैं उनकी जांच पड़ताल, उनका हालचाल पूछने का कार्य आशा वर्कर्स के द्वारा निरंतर किया जा रहा है और अगर उनमें कोई लक्षण पाए जा रहे हैं तो उनकी हम जांच भी करवा रहे हैं सैंपल लेने के पश्चात। लेकिन अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ऐसा लगे कि उसमें कोई लक्षण आ रहे हैं, अगर आपको बुखार हो रहा है, अगर आपको खांसी हो रही है, अगर आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, तो तत्काल जिला चिकित्सालय जाएं या नज़दीक के सरकारी अस्पताल जाइए, सलाह लीजिए, अपनी जांच करवाइए और अगर संक्रमण पाया जाता है तो उसका इलाज करवाइए। जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था सरकार की ओर से बिल्कुल निःशुल्क है, इसलिए बिल्कुल संकोच न करें। अगर आप संकोच करेंगे तो आपको बाद में परेशानी हो सकती है। जो भी मामले जिनमें जटिलताएं आ रही हैं उनमें यही देखा जा रहा है कि जो लोग विलंब से आ रहे हैं, जो अपनी बातों को छुपा रहे हैं, अपनी बीमारी को नहीं बता रहे हैं, उन्हें बाद में जटिलताएं हो रही हैं। जो लोग जैसे ही उनकी सांस फूलने लगे या उनको खांसी बार बार आने लग जाए या बुखार हो, वो तत्काल अपनी जांच पड़ताल करवा ले रहे हैं, उन्हें कोई समस्या नहीं हो रही है और वो बिल्कुल स्वस्थ होकर के घर लौट रहे हैं। इसलिए आप सबों से मेरा अनुरोध है कि अगर आप में कोई लक्षण आए और अगर आपको लगता है बुखार है, आपके घर में कोई थर्मामीटर है, उससे आप जांच कर लें और अगर आपको बुखार है तो तत्काल सलाह लीजिए। अगर आपको खांसी हो रही है बार बार, अगर आपकी सांस फूल रही है, सलाह लीजिए और आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800 180 51 45 पर भी फ़ोन करके सलाह ले सकते हैं। सर्वेलेंस का कार्य हमारा लगातार चल रहा है। अब तक 14,268 इलाकों में, जिनमें 3,989 हॉटस्पॉट इलाके हैं और 10,279 नॉन हॉटस्पॉट इलाके हैं, इनमें सर्वेलेंस का कार्य हुआ है। 1,03,433 टीम दिवस के माध्यम से 80,15,712 हाउस होल्ड्स का सर्वेलेंस किया गया है, जिसमें 4,07,20,044 लोगों को सर्वेलेंस में लिया गया है। 4 करोड़ से भी अधिक जनसंख्या का सर्वेलेंस अभी तक हमारी टीमों के द्वारा किया जा चुका है। आशा वर्कर्स के द्वारा अब तक 12,03,680 प्रवासी कामगारों की ट्रैकिंग की जा चुकी है और इनमें से 1102 लक्षणों वाले पाए गए हैं, जिनका सैंपल लेकर के उनकी जांच की जा रही है। बार बार आपके माध्यम से अनुरोध करने का हम नतीजा देख रहे हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका प्रतिशत संक्रमित लोगों में लगातार घट रहा है। जब हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रारंभ किया था, उस समय जो 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनका प्रतिशत कुल संक्रमित लोगों में से 9% के आसपास हुआ करता था। आज वो प्रतिशत घट करके जो 60 साल से अधिक के लोग हैं उनका प्रतिशत केवल 5.99% रह गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो बार बार हमारी अपील है आपके माध्यम से, हम जो लोगों से कह रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को संक्रमित होने से बचाइए, अपने जो पहले से कमज़ोर लोग हैं, बीमार लोग हैं, उनको संक्रमित होने से बचाइए, जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको संक्रमित होने से बचाइए, जो छोटे बच्चे हैं इनको संक्रमण न हो, हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए। उसका लाभ हो रहा है और इस समय जो हमारे बुजुर्ग हैं 60 ईयर्स से ऊपर के लोग हैं उनमें संक्रमण केवल 5.99% है कुल संक्रमित लोगों का। इस संक्रमण से हमें सतर्क रह के, सावधान रह के अपना बचाव करना है। इससे हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सावधानी बरतते हैं, हम सतर्क रहते हैं, अपने हाथ को बार बार हम साबुन पानी से धोते रहते हैं, अगर हम अपने सार्वजनिक स्थलों पर अपने मुंह और नाक को हम ढक कर रखते हैं
उसको हम चाहे फेस मास्क से करें, चाहे हम रुमाल से करें, दुपट्टे से करें, नकाब से करें, किसी और चीज़ से करें, गमछे से करें, लेकिन मुंह और नाक को ढक के रखिए जब भी आप सार्वजनिक स्थल में जाएं। और जब भी आप किसी से मिलें, किसी के पास जाएं, तो 2 गज की दूरी ये है बहुत ज़रूरी। इसको ध्यान रखें कि 2 गज की दूरी हमेशा हमको मेंटेन करनी है। अगर हम 2 गज की दूरी पर हैं तो हमें संक्रमण का जो आशंका है, जो खतरा है, वो बहुत ही कम हो जाता है। इसी प्रकार से जो लोग सिगरेट पीते हैं उन्हें बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि सिगरेट पीने में एक तो आपके लंग्स पर उसका प्रभाव पड़ता है और ये बीमारी आपके फेफड़ों को असर करती है। तो एक तो उस दृष्टिकोण से ये खतरनाक है, और दूसरा, जब आप सिगरेट पीते हैं तो आप अपनी उंगली को अपने ओठ पर ले जाते हैं, और उससे जो अगर हाथ में आपके वायरस है तो आपके अंदर मुंह के रास्ते से अंदर जाने का खतरा रहता है। इसलिए सिगरेट पीने वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, अदरवाइज़ उनके यहाँ संक्रमण बड़ी आसानी से फैल सकता है। इसी प्रकार से हमें अपने जीवन शैली में बहुत तरह की बदलाव लाने की आवश्यकता है। जब भी आप कोई सामान बाहर से लेके आते हैं, बाज़ार से लेकर आते हैं, तो आने के बाद घर में अपने हाथ को साबुन पानी से ज़रूर धोएं। खाना हमेशा पका हुआ खाइए, कभी भी कच्चा खाना न खाइए। अभी आप जब पका हुआ खाना खाएंगे, पके हुए खाने में वायरस का कोई खतरा नहीं रहेगा। और इसी प्रकार से गांव देहात में जहां की लोग हैंडपंप से पानी लेते हैं, सब लोग जा कर के एक ही हैंडपंप को इस्तेमाल करते हैं। पानी लेने के बाद जब आप घर आते हैं तो अपने हाथ को धो लीजिए साबुन पानी से। पानी आपके पास ही है, आप पानी लेकर के आए, क्योंकि उस सरफेस को बहुत लोग छू रहे हैं। तो आप जब पानी लेके घर आते हैं तो अपने घर आकर के हाथ को साबुन पानी से ज़रूर धो लीजिए। जब भी आप ऐसी सतहों को छुएं जिसको बहुत लोग छू रहे हैं, तो उसके बाद जब आप एक तो अपने चेहरे को, मुंह और नाक और आँख को छूने से बचिए, और अगर आप छू भी रहे हैं तो उसके पहले अपने हाथ को साबुन पानी से या सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए, ताकि कोई भी संक्रमण, कोई वायरस न रहे। यही रास्ता है वायरस के जाने का, कोरोना वायरस के जाने का रास्ता यही है। वो हाथ के रास्ते, या कोई सिर्फ सामने छींकता खांसता है तो मुंह, नाक और आँख के रास्ते आपके अंदर जाता है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे तो संक्रमण की जो चेन है उसको आप तोड़ देंगे, और संक्रमण की चेन तोड़ करके ही हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। संक्रमण पर हम नियंत्रण संक्रमण की चेन को ब्रेक करके ही कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति को यह प्रयास करना है कि हम संक्रमण की श्रृंखला को बढ़ने न दें, बल्कि हम उसे तोड़ दें। और इस प्रयास में इस समय बहुत आवश्यक भूमिका है मोहल्ला निगरानी समिति की और ग्राम निगरानी समिति की। जितने लोग बाहर से आ रहे हैं, जो होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं, उनके ये सुनिश्चित करना कि वो होम क्वारंटाइन में अपनी पूरी अवधि ढंग से पूरी करें और होम क्वारंटाइन में ही रहें। और दूसरी बात, ग्राम निगरानी समिति और मोहल्ला निगरानी समिति की भूमिका यहाँ पर समाप्त नहीं होनी चाहिए कि जो लोग होम क्वारंटाइन में हैं वो होम क्वारंटाइन में रहें। इतना हमको नहीं केवल देखना है, इस समिति को ये भी देखना है कि अगर आपके मोहल्ले में या गांव में कोई भी व्यक्ति बीमार पड़ रहा है, खांस रहा है, छींक रहा है, उसके सांस फूल रही है, तत्काल उसकी सूचना जिला प्रशासन को दीजिए, तत्काल उसकी सूचना मुख्य चिकित्सा अधिकारी को दीजिए, उसकी सहायता करिए, उसकी जांच करवाइए, और जांच करवा के अगर संक्रमण पाया जाता है तो उसका इलाज करवाइए।